Hi everyone, this is Nia. Welcome to new video and thank you so much for those support and love for my last video and the blessings you have showered on my son. This means a lot to me. And regarding last video only where I had uploaded a day in my son's life who has been diagnosed with autism and ADHD, many of the parents came up with their concerns and questions. So today I'm here to answer those questions, and as parents have requested me to talk in Hindi, so I'll be continuing in Hindi. और जो भी आंसर्स मैं आज दे रही हूँ वो प्योरली लक्ष्य के ऊपर होगा और लक्ष्य के बिहेवियर और मेरी ऑब्जर्वेशन पे होगा, और ये बच्चे से बच्चे डिफर करता है. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. पहला क्वेश्चन है, आपको कब पता चला लक्ष्य में प्रॉब्लम है? देखिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. कोई भी पेरेंट्स है कि ऐसे पॉइंट करके देखने के लिए नहीं बैठता है कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है क्या. तो हमने भी ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व ही नहीं किया, क्योंकि जब अभी हम अपनी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं तो देखते हैं कि तब से जब से लक्ष्य छोटा था तब से हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी थी जो हमने नहीं किया, क्योंकि ऐसे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था. और हम एज ए नॉर्मल पेरेंट्स हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि उसकी फ़िज़िकल माइलस्टोन्स ठीक से जा रही है कि नहीं. जब से हम कंसीव करते हैं और बच्चा पैदा होने तक भी हम फिज़िकल माइलस्टोन ही देखते हैं. मतलब स्कैन में भी वही देखा जाता है कि फिज़िकली बच्चा कैसा बढ़ रहा है. फिर बच्चा पैदा होने के बाद भी हमारा कंसंट्रेशन पूरा फिज़िकल माइलस्टोन पे होता है. कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं अभी, तो तब तो कोई नहीं बोलता है. तो हम तो पहली बार पेरेंट्स बने होते हैं तो वही मोमेंट्स ऑब्जर्व करने के लिए बैठ जाते हैं. तो हमने भी वही किया, उसकी फ़िज़िकल माइलस्टोन पे कंसंट्रेट किया. देखा कि वो 3 महीने में उसने पट्टी मारी, फिर 6 महीने में उसने क्रॉल करने लगा, बैठने लगा, फिर 8 महीने में वॉल पकड़ के सपोर्ट लेके खड़ा होने लगा, फिर 1 साल के अंदर चलने लगा. और इन चीज़ों में लक्ष्य ने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है. फिर 1.5 साल तक मैं लक्ष्य के साथ ही थी, मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया था. फिर 1.5 साल के बाद हमने पूरा फोकस स्पीच पे डाल दिया, क्योंकि मैं 1.5 साल में जब मैंने वापस ज्वाइन किया, लक्ष्य मेरी नानी के साथ रहता था, तब वहाँ पे लोग ज़्यादा थे. तो वहाँ जो बोलते ही थे कि यार ये बोल नहीं रहा है. स्पीच बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि बातें करो, उसके साथ बातें करो. कितना बात कर सकते हैं हम बच्चे के साथ. सोचा कि आ जाएगा. कुछ बच्चों का डिले होता है स्पीच, क्योंकि इसकी फ़िज़िकल माइलस्टोन तो ठीक है, वो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ देख रहा है. फिर हमने उसको 2.5 साल में प्ले ग्रुप में डाला. तो वहाँ हमारा बच्चा अलग लगा, क्योंकि वो सोशलाइज नहीं कर रहा था, छोटे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा था. किसी की रोने की आवाज़ से उसे इरिटेट हो रही थी. वो क्लास में बैठता नहीं था, वो हमेशा बाहर रहता था. और हमने कंटिन्यूसली टीचर से भी पूछा कि उसकी क्या प्रोग्रेस है. तो टीचर्स भी बोलते थे कि भाई नहीं, ये है अलग, बट ये ऑब्ज़र्व ज़्यादा करता है. मतलब ऑब्ज़र्व करके अपना सब अंदर रख लेता है, फिर कभी कभी बोल देता है फट से करके. तो हमने सोचा चलो हाँ, अलग है, सारे बच्चे अलग होते हैं. तो हमने वहाँ भी इग्नोर कर दिया. और कुछ ऐसे होते हैं ना, टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि पेरेंट्स ऑफेंड हो जाएंगे. अगर पेरेंट्स को बोल दिया कि देखो भाई आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बोलेंगे तो ऑफेंड हो जाएंगे करके कुछ लोग बोलते भी नहीं हैं. तो मेरे को भी किसी ने बोला नहीं, एक पेरेंट ने बोला, फिर हमने वो इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि उसकी ग्रोथ ठीक थी. वही करते हैं हम लोग, इग्नोर कर लेते हैं. एक्सेप्टेंस की कमी होती है, डिनाइल मोड में होते हैं हमेशा. हमारा मेजर, उससे पहले भी बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे, बट मेजर वेकअप कॉल तब आया जब लक्ष्य 5 साल का हो गया और उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम बाहर गए थे. लक्ष्य उस बर्थडे सेलिब्रेशन में था ही नहीं. वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था. हमें अब पता है कि ऐसे बच्चों को कुछ लाइट से प्रॉब्लम होती है, कुछ साउंड से प्रॉब्लम होती है, कुछ स्मेल से प्रॉब्लम होती है. तब तो मुझे नहीं पता था, तब तो किसी को भी नहीं पता था. वो केक कट कर रहा है, केक पे झपटा मार रहा है, केक नोच रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है पूरा केक, पर उसको क्रीम से एलर्जी है, वो वॉमिट कर लेगा करके अगर हमने उसको केक नहीं खाने दिया तो वो भाग रहा है उस रेस्टोरेंट से. मतलब ऐसे रोड पे रोल कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है. और हम जाके कार में बैठ गए. दैट वॉज लाइक कि हम उस टाइम पे शैटर हो गए कि 5 साल का बच्चा 5 साल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है. फिर हमने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, तब हमें कंफर्म मिला कि वो माइल्ड ऑटिज़म पे है. तब साइकोलॉजिस्ट का जो थेरेपी इंटरेक्शन सेशंस थे हमें कन्विंसिंग नहीं लगे यहाँ के जिससे, क्योंकि वो 1-on-1 कम्युनिकेशन जो बच्चे के साथ होती है, बच्चे के साथ कनेक्ट बना के जो हम यहाँ से मतलब ऑनलाइन में देख रहे हैं, वो वैसा वाला कुछ नहीं था. तो हमने वो डिस्कार्ड कर दिया और हमने ही कुछ यूट्यूब से
कुछ चेक करके उसके बाद तो पैंडमिक चालू हो गया, हम सब घर पे रहने लगे। हमारी प्रॉब्लम से ज़्यादा हो गई पैंडमिक में, बाई नहीं आ रही है, घर का काम करना है, ये करना है। फिर लक्ष्य इग्नोर हो गया उस टाइम पे। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि यूट्यूब से कुछ कुछ चीज़ें सीख के उसको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो बिल्कुल भी वर्क नहीं हो रहा था। फ्लिंटो क्लासेस डाला, फ्लिंटो क्लासेस में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ 2 रिकॉर्डेड सेशंस भेजते और इनको रिकॉर्डेड सेशन समझ नहीं आते। फिर ऑनलाइन सर्च करने के बाद हमें पूजा मैम मिली। वहाँ से हमने अभी 6 महीने पहले, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि 6 महीने पहले स्टार्ट किया सेशंस, तभी हमें पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हमने इग्नोर करी थी, जैसे कि आई कांटेक्ट होना। आई कांटेक्ट के साथ जब भी ऐसे लाइक माँ ऐसे जाती है तो देखना है ऐसे, वो नहीं करता था लक्ष्य। और माँ जैसे जाती उसको देख के ऐसे गोदी ले लो बोलना, ये नहीं करता था लक्ष्य। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व ही नहीं की थी। तो ये सारी रेड फ्लैग्स थी हमारे लिए। तो इसीलिए आज जो क्वेश्चन किसी ने भी पूछा है और जिसको भी लग रहा है कि थोड़ा सा भी है ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमारे बच्चे में, तो प्लीज़ जाइए साइकोलॉजिस्ट के पास। इससे 2 फ़ायदे हैं। फर्स्ट फ़ायदा ये है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो वेल एंड गुड। अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो जल्दी पता चलेगा। जल्दी पता चलने से जल्दी एक्सेप्टेंस होगी, जल्दी थेरेपी स्टार्ट होगी, जल्दी ट्रेनिंग होगी और जल्दी आप अपने माइलस्टोन्स पहुँच जाएंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको 1% डाउट भी है कि कुछ ऐसा है तो प्लीज़ अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लक्ष्य बोलता है? हाँ, लक्ष्य बोलता है। ऑटिज़म में 2 तरह के बच्चे होते हैं, वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं। लक्ष्य वर्बल है, पर नॉन वर्बल बच्चों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो आप अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। लक्ष्य का 1 वर्ड कम्युनिकेशन था लास्ट ईयर तक, अभी वो 2 वर्ड कम्युनिकेशन पे आ गया है। उससे पहले वो 2-2.5 साल का जब था वो राइम्स वगैरह बोलता था, फिर वो पीछे खींच गया, पता नहीं क्यों। वो ऐसा होता है, अगर हमने थेरेपी टाइम पे चालू नहीं किया तो वो बच्चे पीछे खींच जाते हैं, मतलब वो म्यूट हो जाते हैं, मतलब बोलते नहीं हैं, अपने आप में रहने लगते हैं। तो लक्ष्य ने भी पहले वो जो राइम्स वगैरह बोलता था, टीवी देख के डांस करता था वगैरह, वो सभी बंद कर दिया उसने 3 साल में ऐसा कुछ। फिर उसके बाद 1 वर्ड कम्युनिकेशन पे आ गया। और हमारे यहाँ कन्नड़ बात करते हैं, तो वो टीवी बहुत देखता है, तो उसने निंजा हथौड़ी देख देख के हिंदी पकड़ लिया। फिर स्कूल में इंग्लिश था, तो उनके अंदर ऑलरेडी वर्ड्स जो होते हैं जम्बल्ड होते हैं, तो लैंग्वेज का कन्फ्यूजन मुझे नहीं करना था, तो हमने लक्ष्य को हिंदी ही सिखाना शुरू कर दिया और वो हिंदी अच्छे से बोलने लगा। तो अभी लास्ट ईयर तक वो 1 वर्ड, मतलब उसको खाना चाहिए तो खाना बोलता था, पानी बोले तो पानी बोलता था। ऐसे मम्मी खाना नहीं बोलता था, मम्मी पानी नहीं बोलता था। और मम्मी पापा भी वो 4 साल के बाद बोलने लगा। तो स्पेशल एजुकेशन में उनकी टेक्निक, सिखाने की टेक्निक ही ऐसी है कि अभी उसके वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे कि वो पहले, जैसे लास्ट वीडियो में आपको दिखाया मैंने कि पहले वो कैटेगरी से फेमिलियर करते हैं बच्चों को, जैसे कि फ्रूट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, ट्रांसपोर्ट, तो इससे वो थ्रू हो गया। फिर शेप्स, कलर्स करते हैं। तो अभी उसके पास, अभी उसको वर्ब स्टार्ट किए, ईटिंग, क्राइंग, लाफिंग, तो ये सभी इमिटेशंस के साथ करा रहे हैं, तो उसको वो बोलना आ रहा है। लाइक अभी ऐसे देखेंगे तो एप्पल तो उसको मालूम है, एप्पल कौन सा कलर है वो भी मालूम है, रेड कलर का है, और एप्पल ईटिंग करते हैं, तो इससे वो एप्पल ईटिंग 2 वर्ड कम्युनिकेशन पे आ गया है। एंड अभी बहुत लंबी जर्नी है स्पीच की हमारी, तो स्पीच इज़ इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ स्पेशल माताओं की प्रॉब्लम नहीं है, वो हर एक मदर की प्रॉब्लम है, जो है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम कभी कभी एक वरदान भी है, और पर बच्चों के लिए वरदान नहीं है, वो माँ के लिए वरदान हो सकती है। जैसे हम तो सिर्फ 3 जन हैं, लक्ष्य के फादर आते हैं रात के 8 बजे, तो सोचिए सुबह 10 से लेके रात के 8 बजे तक मुझे लक्ष्य को एंगेज करना है। लक्ष्य स्कूल नहीं जाता है, मे बी जून से मैं उसको स्कूल भेजने की कोशिश करूँगी, उसको स्कूल रेडी भी करना है मुझे, तो इसीलिए उसको एंगेज करना इज़ बहुत मुश्किल। 2 बजे तक तो उसके सेशंस रहते हैं। 2 बजे के बाद खाने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, तो उसको टीवी देखने के लिए बोल देती हूँ। उसके बाद कभी कभी साइकिलिंग के लिए चले जाते हैं, वॉकिंग के लिए चले जाते हैं। पर इन बच्चों के साथ ऐसा है कि नहीं बोल सकते, जैसे नॉर्मल बच्चों को बोल देते हैं कि भाई चलो तुम जाओ, टीवी छोड़ो और साइकिलिंग करने चले जाओ, वॉकिंग करने चले जाओ, बाहर खेलने चले जाओ। हमें इनके साथ ही रहना है। और ये क्यों है? क्योंकि ये बच्चे को नहीं पता है कि ये कहाँ जा रहे हैं और किस स्पीड में जा रहे हैं, और ट्रैफिक सेंस नहीं रहता है, और इनको कहाँ रुकना है नहीं पता है। तो इसी डर से कि हमारा बच्चा कहीं खो ना जाए, हम उनको अकेले नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे लोग मेरे घर में, लाइक मेरी मॉम ही बोलती है कि
तुम अपने बच्चों को बांध के रखा है, तुमने उसको बहुत प्रोटेक्ट किया है, घर में रखती हो है ना। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। कौन माँ नहीं चाहेगी कि अब उसका बच्चा 3 घंटे के लिए बाहर निकल जाए, कहीं खेल के वापस आ जाए, या एश्योरेंस रहे कि वो वापस आएगा। तो और किसी के साथ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनकी बिहेवियरल इशू किसी नए लोगों को पता ही नहीं लगेगा। जो लोग आते जाते रहेंगे उनको नहीं पता रहेगा, जो लोग उनके साथ हमेशा रहते हैं उनको ही पता रहेगा। तो एल्डरली लोगों के साथ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लक्ष्य तो हाथ छुड़ा के भाग लेता है, उसके पीछे ही रहना है। तो नहीं होता है, किसी के साथ हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते एंगेज करने के लिए कि चलो जाओ तुम कहीं लो खेल लो, इनके साथ ही रहना है हमें। तो तभी ही फ़ोन हमें वरदान लगता है कि चलो भाई हमें कुछ सांस लेने दो, फ़ोन ले लो या टीवी ले लो, बस हमें थोड़ा सांस लेने दे दो। अगर आपके पास ऑप्शन है केयर टेकर का, या घर में ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चों के बिहेवियर के बारे में जानते हैं, तो उनके साथ अपना टाइम डिवाइड करिए। कुछ टेबल टॉप एक्टिविटीज़ के वीडियोस मैं आपको लिंक में शेयर कर दूँगी, जो अच्छे रहते हैं बच्चों की, इवन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छे रहते हैं। वो ऐसे एंगेज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सांस लेने की टाइम चाहिए तो फ़ोन दे दीजिएगा। फिर भी फ़ोन नहीं देना है यही बोलते हैं, पर ऑप्शन क्या है? वही तो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने लक्ष्य का शुगर कट डाउन किया? हाँ, हमने लक्ष्य का शुगर कट डाउन इमीडिएटली उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जब स्टार्ट हुई तभी उसके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने हमें बोल दिया कि शुगर कट डाउन करना है, क्योंकि ये हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और शुगर देने से और एनर्जी बढ़ जाएगी और उनकी वो एनर्जी चैनलाइज करते करते हमारी एनर्जी निकल जाएगी। तो शुगर कट डाउन करना इज़ मस्ट। अब इससे पहले हमारे घर में चॉकलेट्स होते थे, लॉलीपॉप्स होते थे, चिप्स होते थे, तो हमने वो लाना बंद कर दिया। उसके बदले में हमने फ्रूट्स रिप्लेस किए। उसका असर हमने देखा भी है, क्योंकि जब भी उसको भूख लगती थी वो फ्रिज खोल के चॉकलेट ले लेता था, नहीं तो चिप्स का पैकेट लेके आता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी घर में जो भी फ्रूट पड़ी होती है, लाइक मस्कमेलन होता है तो वो मस्कमेलन ला के दे देता है, फिर बनाना होता है तो बनाना खा लेगा, फिर गुआवा होता है तो गुआवा खा लेगा। तो यही असर है, जस्ट हमने सारी चीज़ें लाना ही बंद कर दिया। ये बच्चे बहुत पिकी ईटर्स होते हैं, आई नो, उनको सारी न्यूट्रिशन चीज़ें खिलाना बहुत मुश्किल है, पर लक्ष्य की पहले से ही आदत हमने डाल दी थी न्यूट्रिशन चीज़ की, क्योंकि जैसे मैंने बोला लक्ष्य मेरी नानी के पास रहता था, तब से उन्होंने वही आदत डाल दी है। तो वो थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स खा लेता है जो दाल में रहते हैं, और हम साउथ के हैं तो हमारी ब्रेकफास्ट भी होलसम रहती है, जैसे इडली हो या डोसा हो, ये खा लेता है। उसकी नॉन हेल्थी चीज़ें जो अभी हमें रिड्यूस करनी है वो ये है कि वो पोटैटो खाता है, उसमें ज़्यादा स्टार्च रहती है, तो वो भी हम लाइक हफ्ते में एक बार तो डोसा बनता है तो वो खाता ही है। नहीं तो ये है ईपी नूडल्स, वो भी मना किया, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि वो रोज़ खाता था, अभी हफ्ते में 2 बार खा रहा है। बिस्किट्स भी रिड्यूस करने बोला है, हम बिस्किट्स भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बदले में उन्होंने बोला है रोस्टेड नट्स देने के लिए, पीनट्स नट्स, तो हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी लक्ष्य को। खाता है, कभी कभी नहीं खाता है। बच्चों को हेल्दी फूड खिलाना इज़ बिगर टास्क। लास्ट क्वेश्चन जो हर एक माँ की जहन में है कि ये सब कब ख़त्म होना, क्यों ख़त्म होना है? मतलब ये कोई बीमारी नहीं है जो ख़त्म होगा, बीमारी होती है तो ख़त्म होता है, ये कंडीशन है, और हम सब कहीं ना कहीं एक तरह से कंडीशन है। जैसे कि मैं लेफ़्ट हैंड से लिखती हूँ, अगर मुझे राइट हैंड से लिखने के लिए बोलेंगे तो नहीं होगा, मैं कंडीशन हूँ। मुझे राइट हैंड से काम करने नहीं होता है, मुझे राइट हैंड से खाना खाने नहीं होता है। आजकल की सिचुएशन ही ऐसी है, कुछ नहीं कर सकते आजकल। पहले ऐसा था कि 500 in 1 एक बच्चा ऑटिज़म में आ रहा था, अब इस 80 में 1 आ रहा है ऑटिज़म में। तो ये हमारी वातावरण ही ऐसी हो गई है कि हर बच्चा ऑटिज़म के रिस्क पे आ रहा है आजकल। तो हमें एक्सेप्ट करना ही है कि ये ऐसा सिचुएशन है। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हम इसके लिए रेडी नहीं होते हैं, हमें बस एक स्वस्थ बच्चा चाहिए होता है। पर लेटर ऑन जब बच्चे पैदा होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें तो बच्चे बड़े होने के बाद पता चलती है, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी हो, ट्रांसजेंडर हो। पर इससे हमारे बच्चे नहीं रहते हैं क्या? रहता ही है ना, वो हमारे ही है, प्रकृति ने उनको वैसा बनाया है, नेचर ने ही उनको वैसा बनाया है। तो हम क्यों उनको अपनाने में इतना प्रॉब्लम लगता है? आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि आपको एक स्पेशल बच्चे के लिए रेडी होना है, एक होमोसेक्सुअल बच्चे के लिए रेडी होना है, एक ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए रेडी होना है। ये अलग नहीं है, यहाँ उनका नेचर है, ये कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे रिसर्च ने बोला है कि ऑटिज़म जेनेटिक्स में आता है, पर नहीं, इसका कंफर्मेशन कहीं नहीं मिला है।
तो एक्सेप्टेंस ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और 50% प्रॉब्लम आपको आपके थेरेपिस्ट के साथ मिलकर सॉल्व करनी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लाइफ इज़ इम्परमानेंस मतलब जो भी है अभी जो सिचुएशन है ये परमानेंट नहीं है। खुश है वो भी परमानेंट नहीं है, सैड है वो भी परमानेंट नहीं है। और ये जो हमारे बच्चे अभी दंगल मचा रहे हैं ओटी में और स्पेशल एजुकेशन में या कहीं भी रेस्टोरेंट में चीखने से चिल्ला रहे हैं, ये भी परमानेंट नहीं है। हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, उनको भी रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ों से उनको प्रॉब्लम है, कुछ साउंड से उनको प्रॉब्लम है, कुछ स्मेल से उनको प्रॉब्लम है, कुछ लाइट से उनको प्रॉब्लम है। तो वो खुद बोल देंगे, खुद उस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे कि मुझे ये नहीं पसंद। और ऐसे होने के लिए ही हमको उनको ट्रेन करना है। ये आसान नहीं है। मैंने इतना सारा रिसर्च किया, मैं जानती हूँ, मैंने बुक पढ़े हैं इसके बारे में, ऐसे बच्चों के बारे में मैंने वीडियोस देखे हैं। फिर भी रोज़ सुबह जब मैं उठती हूँ और मुझे लक्ष्य को बोलना है कि लक्ष्य वो ब्रश लो, वो ब्रश को वॉश करो, उसको बोलना है फिर पेस्ट को लगा लो। पेस्ट मैं खुद लगा सकती हूँ पर मुझे उससे करवाना है। वो पेस्ट लगाते लगाते बहुत ज़्यादा ब्रश कर देता है और पेस्ट बाहर आता है। ये रोज़ का है, ये रोज़ का। फिर मैं जब पेस्ट फिर से अंदर डाल के उसको ब्रश कराने से मतलब उसको चीज़ें खुद से कराने सिखानी है। उसको फिर बोलना है कि कुल्ला करो, हैंड वॉश करो, फेस वॉश करो, टी शर्ट निकालो, टी शर्ट डालो, चप्पल निकालो, चप्पल के बगले पहनो। ये रोज़ का है, ये रोज़ का है और ये आसान नहीं है। किसी भी माँ के लिए आसान नहीं है, मेरे लिए भी आसान नहीं है। इनको जो हम सिखा रहे हैं उनको वो आदत बनानी है। और मेरा भी मिशन वही है कि जो भी हम उनको ट्रेन कर रहे हैं उसको आदत बनाए, उसको कि वो अपने आप से सब कुछ कर ले। उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वियर्ड तरीके से देखते हैं, बाहर वियर्ड तरीके से देखते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम स्ट्रॉन्ग होना है। अगर कोई वियर्ड तरीके से उसकी रिएक्ट कर रहा है मेरे बच्चे की वॉइस के लिए या शाउट जब करते हैं, वो कुछ आवाज़ें उनकी कंट्रोल में नहीं होती है, वो कुछ आवाज़ें जो निकालती है वो खुद से नहीं निकालती। उन्होंने नहीं सोचा होता है कि हमें ऐसे आवाज़ ऐसी जगह पे निकालनी है, वो अपने आप निकल जाते हैं, वो रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। जो देखते हैं हमारे बच्चे को वियर्ड तरीके से, उनको आप उल्टा लोग देखो कि क्या देख रहे हो। तुम्हें अगर शांत वातावरण चाहिए तो फैमिली रेस्टोरेंट में मत आना। ये फैमिली रेस्टोरेंट है, बच्चे हैं, बच्चे आवाज़ ही करते हैं। आपको वियर्ड लग रहा है, निकल जाइए, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ किसी का भाग का नहीं चलता है। तो आपको ही स्ट्रॉन्ग बन के आपके बच्चे के पीछे रहना है और डिफेंड करना है जब तक वो अपना खुद डिफेंड करना नहीं सीखेंगे। आई नो ये इंडिया है, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये बच्चा ऐसा है तो आगे चल के पेरेंट्स को कैसे देखें। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए कर रहे हैं, राइट? तो हम क्यों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते? वो इंडिपेंडेंटली निकल जाए, बस हम अपना देखेंगे। कैसे तो देख लेंगे। मैं 2 साल घर में रह के मैं ये सीख चुकी हूँ कि ज़िंदगी गुजारा करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं रहती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप ये सोचना जब बंद करेंगे कि ये कब ख़त्म होगा, तभी ख़त्म हो जाएगा। वो सोचना जब बंद करेंगे तभी ख़त्म हो जाएगा। आपको अपने बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग खड़ा रहना है, बैक करना है, 1 डे 1 स्टेप एट ए टाइम। अभी क्या करना है? अभी जो करना है, जो थेरेपिस्ट बोल रहे हैं वो करिए। मैं तो वही कर रही हूँ, मैं ब्लाइंडली अपने थेरेपिस्ट को फॉलो कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, मैं रिजल्ट्स देख सकती हूँ। लक्ष्य बहुत काम हो गया अभी। हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे साथ ही रहता है, ऐसे भागता नहीं है। फिर रेस्टोरेंट में भी जाता है तो आजू बाजू देखता है एम्बियंस में, वो खाना क्या खा रहे हैं, वो मेन्यू कार्ड भी देखता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी है। अभी अपने बच्चों पे यकीन करिए, बच्चों पे फोकस करिए, थेरेपिस्ट पे यकीन रखिए, तो रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन आया था कमेंट में कि एक बच्चा 18 ईयर्स का है और उसको लगता है कि वो ऑटिस्टिक है। देखिए बच्चा, मुझे नहीं मालूम कि 18 टीन्स में ऑटिज़म आती है क्या नहीं, पर मुझे इतना ही पता है कि अगर ये अनडायग्नोस्ड गया है बचपन में तो वो टीन्स में उभर के आ सकता है। यूजुअली गर्ल्स वो मास्किंग में बहुत अच्छी होती है ऑटिज़म में। तो जब हम टीन्स में निकल जाते हैं तब वो तरह तरह की चीज़ों से, मतलब जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो या डिप्रेशन हो, ऐसे तौर पे बाहर आ सकती है। तो अगर आपको ऐसा थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज़ आप अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में कोई बुराई नहीं है।
आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान देना है। आजकल का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अंदर से क्या बैटल फेस कर रहा है किसी को नहीं मालूम। तो आपको अगर लग रहा है आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जाके अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपना असेसमेंट करवाइए, वो आपको थेरेपिस्ट ज़रूर सजेस्ट करेंगे। That's all for today. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoy this video. If you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.